Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 11 subject physics, chapter Newton's laws and force. So in our last video we had described फ्रिक्शंस टाइप. सो फ्रिक्शन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इसके बारे में हल्का सा. फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं. देखिए, ड्राई फ्रिक्शन होता है, एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड द थर्ड इज इंटरनल फ्रिक्शन. ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन. सो इनको पर्टिकुलर एक एक पढ़ने की बजाय हम इसको टाइप्स पढ़ते हैं. पहले सबसे पहले ड्राई फ्रिक्शन को उठाएंगे. ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, ड्राई फ्रिक्शन एक डीफॉर्मेबल बॉडीज़ में लगता है जिनको हम डीफॉर्म नहीं कर सकते, नॉन डीफॉर्मेबल होती हैं जो, और जिनकी मतलब कि शेप को और साइज़ को चेंज नहीं किया जा सकता. तो ऐसी बॉडीज़ में लगने वाले फ्रिक्शन को हम ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं. ड्राई फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं फर्दर. इसमें 2 तरह का फ्रिक्शन आता है. नंबर 1 आता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द सेकेंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इनको भी पढ़ने से पहले हम लॉज पढ़ेंगे. बिकॉज फ्रिक्शन के लॉज पढ़ने सबसे ज़रूरी हैं, उसी के बेस पे हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. सो फ्रिक्शन के टाइप से पहले हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे. वो देखिए क्या होते हैं. सबसे पहले मैं लिखता हूँ लॉज ऑफ फ्रिक्शन. Laws of friction. When a normal force N exists between two surface, means जब 2 सरफेस हैं, जैसे ये एक बॉडी है और ये एक सरफेस है, तो इनके बीच में यहाँ पे एक फोर्स लगती है. ठीक है बात. तो उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स जो है अपोजिंग होती है. बट नॉर्मल फोर्स कैसे होती है? नॉर्मल फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट लगाता है सरफेस के ऊपर और सरफेस लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. सो जब एक नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करेगी 2 सरफेस के बीच, और हम कोशिश करते हैं उस सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की, उस बॉडी को स्लाइड करवाने की कोशिश करते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं या धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बिफोर स्लाइडिंग इनिशिएट्स. ये इस लाइन से क्या मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फिसलने से पहले जो लगेगी उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की फोर्स बोलेंगे. वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा. ध्यान दीजिएगा बात पे. लेट करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं इस तरफ से. तो फोर्स तो हमने लगा दी, फोर्स तो अप्लाई कर दी, बट ये मूव नहीं हुआ. सो जो इसके फोर्स लगने से पहले इसके बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन था, हम उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. स्लाइडिंग इनिशिएट्स होने से पहले जो फ्रिक्शन लगता है. समझ आ रही है पॉइंट ये? अच्छा, उसके बाद जब मान लीजिए ये फोर्स इतनी थोड़ी सी और अप्लाई कर दें और ये हिलने लगे, मतलब हिले ना बट इस स्टेज पे आ जाए कि ये अब ये हिल जाएगा उस फोर्स से, तो वो जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. मैं इसकी एक लाइन लिख देता हूँ प्रॉपर. देखिए, आप नोट कर सकते हो कि व्हेन अ नॉर्मल फोर्स N exists between two surfaces and we try to slide over each other, कि हम बॉडी को उसके ऊपर स्लाइड करवाना चाहते हैं. द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बिफोर, ये बिफोर वर्ड जरूर आएगा, बिफोर स्लाइडिंग इनिशिएट्स, कि जब स्लाइड स्टार्ट नहीं हो जाती उससे भी पहले जो फ्रिक्शन लगेगा वो उस सरफेस के और बॉडी के बीच में लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. अच्छा, इसमें हम बोल सकते हैं कि it can have a value maximum up to the limiting friction. It can have value maximum up to the
लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब वो लिमिट जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, इसकी वैल्यू उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से हल्की सी लेस होगी, बिल्कुल बिल्कुल लेस होगी हल्की सी, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो इक्वल भी हो सकती है, उस केस में वो इक्वल भी हो सकती है, ये याद रखिएगा पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको लेट कर देते हैं एफ एस स्टैटिक के लिए। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम मान लेते हैं एफ एस एम, ये एम जो वर्ड मैंने लगा दिया ये लिमिटिंग के लिए लगा दिया। सो एफ एस को अगर मैं लिखूं एफ एस को, तो एफ एस जो होगा वो कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब ये बिल्कुल जस्ट इतनी फोर्स लगे कि वो लिमिटिंग बन जाए, वो लिमिटिंग बन जाए। क्लियर है पॉइंट। सो इस बेस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक्सपेरिमेंटली एक लॉ आता है सामने, फिर वो क्या है देखिए, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिख देता हूँ वर्डिंग, ऐसे वर्डिंग याद नहीं रहेगी आपके, वो आप नोट कर लीजिएगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, बिकॉज एक्सपेरिमेंट हुआ है तो एक्सपेरिमेंटली जरूर लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन surfaces in contact, between surfaces in contact। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको लिखेंगे कैसे कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अपना एफ एस एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे सो एक कांस्टेंट आता है, आप सभी जानते हो, इक्वल में लिख देंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू एस एन, ये इसको बोलते हैं म्यू एस। म्यू एस क्या है, म्यू एस होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको कांस्टेंट बोलेंगे। दूसरा, अगर हम बात करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की, जब ये कॉन्टैक्ट जो है स्लाइडिंग हो जाएगा, मींस अब ये स्टैटिक ना रह के काइनेटिक हो जाए, सो काइनेटिक के लिए हम क्या वर्डिंग यूज़ करेंगे वो भी देखिए, वो भी मैं लिख देता हूँ उस केस के लिए भी, कि व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स, व्हेन स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसकी वर्डिंग को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन द सरफेसेस, जब सरफेस के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या कर जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक केस ऐसा आएगा जब देखिए दो इसके बीच में हम जो फ्रिक्शन है उससे उभरने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा बॉक्स है और उसको हिलाना चाहते हो आप, तो हिलाने के लिए आपको पहले फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि पहले तो सरफेस के कॉन्टैक्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी हिली नहीं है बट हिलने की बिल्कुल लिमिट पे है, तो वो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट जब वो हिलना स्टार्ट कर दिया, मतलब मूव करना स्टार्ट हो गया, तब उस केस में हम क्या बोल देंगे इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन लगता जाएगा बट बॉडी क्या करती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है आगे। उस केस में ये जो फ्रिक्शन है ये हल्का सा कम हो जाएगा हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ये याद रखना। So when sliding start between the surfaces, the frictional force drops, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, गिर जाएगा। ठीक है, सो इस जो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जो करेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शनल फोर्स की, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। दिस करेक्टरिस्टिक्स लिख लो या फिर आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। दिस करेक्टरिस्टिक of frictional force known as काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिख लेते हैं एफ के। ये वर्डिंग जो है ये मैंने देखिए
आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखवाई है अपनी तरफ से। बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको चेंज मिल सकता है, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज भी हो सकती है। सो आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा बुक को भी। बाकी नोट्स में आप अगर ये लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और यहाँ पे हम फिर इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट डालेंगे। अब की बार वो कांस्टेंट म्यू एस नहीं होगा, म्यू के होगा। यहाँ पे हमने क्या डाला था, देखिए यहाँ पे डाला था हमने म्यू एस, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट किसका है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। या आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों बोल सकते हो। क्लियर है पॉइंट। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, किसी भी सॉलिड सरफेसिस के बीच में वो कुछ लॉज को फॉलो करता है, कुछ फॉलो लॉज होते हैं। वो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स नंबर 1 लिखेंगे, उसमें आप पहले यहाँ पे हेडिंग दे देना कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी पेयर ऑफ सॉलिड सरफेस फॉलो द टू लॉज। इन दोनों लॉ को वो फॉलो करेंगे जब हम फोर्स की बात करेंगे। तो मैं लिख नहीं रहा, थोड़ा लेंथी हो जाएगी। तो वो क्या होता है, नंबर 1 की फ्रिक्शनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, मेजर्ड एरिया। फ्रिक्शनल फोर्स independent of measured एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे बॉडी का और सरफेस का कॉन्टैक्ट हो रहा है आपस में, ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा ये है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है दोनों ही नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होंगे। वो हम कर चुके हैं यहाँ पे भी और पीछे भी, ठीक है। वो आप लिख लेना सेकंड पॉइंट कि बोथ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन आर प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मीन्स एफ एस एम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल के, और एफ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल के। ये आप वर्डिंग में लिखोगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इसके नोट्स क्रिएट कीजिए, ओके। थैंक यू।